हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने जो है मालदीव तक के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, मालदीव से आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो मालदीव के जो भी आगे मुख्य उसका बेटा था राव चंद्रसेन, जो कि अगला राजा बना था। और इसका जो कार्यकाल था 1562 से लेके 1581 ईस्वी तक। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हम राव चंद्रसेन को पढ़ क्यों रहे हैं, भाई इतना इंपॉर्टेंस इसका राजस्थान के इतिहास में, राठौड़ के इतिहास में क्यों है। तो अगर कोई पूछे, जब भी आपके नाम दिमाग में राव चंद्रसेन का नाम आए, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसको प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, यानी महाराणा प्रताप की तरह इनका भी जो है संघर्ष रहा होगा। और दूसरा, इसके कार्यकाल में हुआ था नागौर दरबार। तो एक तो इसके जो संघर्ष के बारे में, इसका संबंध प्रताप के बारे में, और एक इसके समय हुआ था नागौर दरबार, एक उसके बारे में। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में होंगे तो आपको जो राव चंद्रसेन है वो समझ में आ जाएगा। तो राव चंद्रसेन की अगर बात करें तो मालदेव के 4 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था राम सिंह, दूसरा पुत्र था उदय सिंह, तीसरा पुत्र था ये खुद राव चंद्रसेन, चौथा पुत्र था रायमल। तो अगर बात करें तो मालदेव ने अपने जीते जी जब ये शासन कर रहा था तो इसने राम सिंह को तो क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। और इसके बाद में इसका जो सेकंड पुत्र था उदय सिंह, उसको भी इसने क्या कर दिया, राजा नहीं बनाया। इसके बाद में इसका थर्ड पुत्र था रावचंद्र सेन, जो कि राजा बना। तो रावचंद्र सेन राजा बना, इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। तो रावचंद्र सेन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1541 ईस्वी को। इसका राज तिलक हुआ था 1562 को। इसके पिताजी का नाम था मालदेव और इसकी माताजी का नाम था जाला रानी स्वरूप दे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट हैं कि भी इसका जन्म कब हुआ, कि राज तिलक कब हुआ, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे। तो जब रावचंद्र सेन राजा बना तो इसने अपना जो बड़ा भाई था राम, उसको क्या दे दी, गुंदोज की जागीर दे दी। लेकिन उस समय ये होता था कि भाई जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा, तो राम को जो है राजा नहीं बनाया और राजा बना दिया चंद्रसेन को। तो राम हो गया नाराज। तो राम इसको नाराजगी से बचाने के लिए इसने क्या करा कि भाई राम को जो है गुंदोज की जागीर दे दी। लेकिन राम फिर भी क्या था, नाराज था, और वो चला गया अकबर के पास सहायता के लिए। इसी तरह से इसका दूसरा भाई था, बड़ा भाई था, वो था उदय सिंह। उदय सिंह को इसने क्या दे दी, फलोदी की जागीर दे दी। तो वो भी इससे क्या था, संतुष्ट नहीं था। तो उदय सिंह के साथ में इसका हुआ था लोहावर का युद्ध किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई लोहावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो लोहावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था रावचंद्र सेन और उदय सिंह के बीच में। और इससे जो छोटा भाई था उसका नाम था रायमल, उसको क्या कर दी थी, सिवाना की जो है जागीर दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि भाई सिवाना की जागीर जो है रायमल को, क्योंकि रायमल का जो पुत्र होगा उसके समय मेवाड़ का जो है, मारवाड़ का जो है सेकंड शाखा होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सिवाना की जागीर किसको मिली थी, रावचंद्र सेन का जो छोटा भाई है रायमल, उसको दी थी। अब जो राम सिंह है 1564 के अंदर, 1562 में इसका राज तिलक हुआ, इसको गुंदोज की जागीर दी, लेकिन ये बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। तो राम सिंह जो है वो किसके, अकबर के पास में जो सहायता के लिए चला गया। अकबर भी यही चाहता था कि भाई किसी तरह से जो है महाराजाओं का जो है मैं अपना जो अधीनता है उनसे स्वीकार करवाऊं और जो अपना क्षेत्र बढ़ाऊं। और ये इसको जो है राठौड़ यानी मारवाड़ के अंदर इसको आक्रमण करने का एक इसने मौका दे दिया राम सिंह ने। तो राम सिंह, अकबर ने क्या करा, अकबर का सेनापति था उस समय हुसैन कुली खान, उसको भेजा और उसने क्या कर लिया, जोधपुर के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो जोधपुर के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी राजा कौन है, राव चंद्रसेन ही है। तो चंद्रसेन यहाँ से भाग के कहाँ चला जाता था, भाद्राजूण चला जाता है। अभी इस बात को, ये युद्ध हुआ था, ये कब्जा किया था 1564 के अंदर। फिर 1576 के अंदर जोधपुर के अंदर क्या होता है, नागौर, सॉरी जोधपुर में क्या, नागौर के अंदर लगता है नागौर दरबार। नागौर दरबार के अंदर अकबर आता है। एक्चुअली अकबर आता है राजस्थान के जो राजाओं हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाने, लेकिन उसका जो गौण उद्देश्य होता है, जो दिखाने के लिए होता है कि भाई वो अकाल राहत कार्यों के लिए क्या आता है, राजस्थान आता है, यानी नागौर में आता है। तो इस नागौर दरबार के अंदर जो एक तो चंद्रसेन ज्वाइन करता है, उदय सिंह भी आता है, कल्याणमल भी आता है बीकानेर से, हरराज भी आता है जैसलमेर से। लेकिन चंद्रसेन है वो इसके साथ में, अकबर के साथ में संधि करने से मना कर देता है और बिना मिले ही यहाँ से वापस चला जाता है। अब इतना बड़ा राजा, मुगल शासक, दिल्ली का शासक, भारत का शासक, अगर उससे बिना मिले बिना संधि करे चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको गुस्सा आएगा। तो अकबर जो है नाराज हो जाता है, इससे नाराज होकर ये इस पे किस पे, भाद्राजूण पर आक्रमण कर देता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, भाद्राजूण पर आक्रमण कर दिया तो चंद्रसेन क्या करता है, वहां से निकल के क्या चला जाता है, सिवाना चला जाता है। लेकिन अकबर जो है इसका अब भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो अकबर जो है सिवाना पर भी आक्रमण कर देता है। सिवाना से जो चंद्रसेन पीपलून चला जाता है, वहां पर आक्रमण करता है। तो पीपलून से जो है ये कानूजा चला जाता है।
फिर फाइनली इसके पास में अब क्या धन भी समाप्त हो गया भागते भागते। तो फिर ये कान्होजा से चला जाता है सारण की पहाड़ियों के अंदर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है चंद्रसेन के बारे में। सारण की पहाड़ियाँ जो कि सिंचियाई गांव के अंदर है, और वहां पर जब चला जाता है तो वहां का सामंत रहता है बेरीसाल सामंत जो रहता है, वो इसको जहर देकर मार देता है। क्योंकि अब इसके पास में जो है क्या है, धन समाप्त हो गया और अब इसको जो है शरण देना, इसके पीछे पीछे घूमना इन राजाओं के लिए मुश्किल हो रहा था। तो जो बेरीसाल सामंत है वो इसको चंद्रसेन को जो है जहर देकर मार देता है। और चंद्रसेन जो है आजीवन अकबर की जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है, और उसके बिना ही वो शहीद हो जाता है, मर जाता है। तो अकबर ने भी, महाराणा प्रताप ने भी जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल चालू होता है वो होता है 1572 से, और इसका कार्यकाल हो जाता है 1562 से। तो प्रताप और चंद्रसेन के मध्य क्या समानताएं पाई जाती है, क्यों इसको जो है प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो दोनों ही एक तो जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों की लड़ने की पद्धति जो समान थी, जैसे कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति। दोनों ही अपने बंधु बांधवों के जो विरोध का सामना करना पड़ा था दोनों को। जैसे प्रताप का विरोध किया था उसके भाइयों ने, शक्ति सिंह ने और जगमाल ने। इसी तरह से चंद्रसेन का विरोध किया था राम सिंह और उदय सिंह ने और राईमल ने। प्रताप की भांति चंद्रसेन भी जो है आज जन्म जो है अकबर से टक्कर लेते रहे। और मेवाड़ की भांति मारवाड़ के भी अधिकांश क्षेत्र पर अकबर का जो है अधिकार हो गया था। और दोनों ही शासकों ने जो थोड़ी सी भूमि और संसाधनों के बल पे जो है विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। दोनों को ही अपने राज्य से जो है बाहर शरण लेनी पड़ी थी। जैसे महाराणा प्रताप ने 56 के मैदान के अंदर शरण ली थी, उसी तरह से राव चंद्रसेन ने जो है डूंगर के राजा जो आस्करण के यहाँ पे भी शरण ली थी। सिरोही के जो सुल्तान के पास भी शरण ली थी। बेरीसाल सामंत ने तो लास्ट में उनको जो जहर देके जो है मारी दिया था। ये तो हो गई बात समानता की। अब बात करते हैं कि भाई राव चंद्रसेन जो है अकबर का अग्रगामी था, दोनों में इतनी समानता थी, तो फिर राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप की तरह इतने प्रसिद्ध क्यों नहीं है, लोग उनको अपना आइडियल क्यों नहीं मानते हैं। तो उनके बीच में कुछ असमानता भी थी। जैसे कि भाई प्रताप का जो संघर्ष है वो तो राज्यभिषेक से प्रारंभ हो गया था। जैसे हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप का कि भाई 2 बार राज्यभिषेक हुआ था। एक होली पर जब इनके पिताजी का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब, और दूसरा कुंभलगढ़ किले के अंदर। और इनका भाई भी जगमाल जो था वो भी अकबर के पास में सहायता के लिए चला गया। लेकिन राव चंद्रसेन का जो संघर्ष था वो 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार के बाद में जब ये अकबर से नहीं बिना मिले चला गया, बिना संधि करे चला गया, तब फिर अकबर जो है इसके पीछे पड़ गया कि भी पहले भादरा जून पे आक्रमण कर दिया, फिर सिवाना पे कर दिया, फिर पीपलून पे कर दिया, फिर कान्होजा पे कर दिया, फिर सारण की पहाड़ियों पे कर दिया। यानी अकबर जो है, अकबर ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। चंद्रसेन का जो संघर्ष है वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। यानी इसके बाद में जो इसका बड़ा भाई था उदय सिंह, वो क्या करता है, राजा बन जाता है। एक तरह से जो अकबर के मुगलों के साथ में जो संघर्ष है वो इसकी मृत्यु के साथ में समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रताप का संघर्ष तो उसका पुत्र है मरने के बाद में अमर सिंह, वो भी उसको जो है काफी समय तक जो जारी करता है, जब तक कि जहांगीर और इसके बीच में जो है मुगल मेवाड़ संधि 1615 के अंदर नहीं होती, तब तक इसको जारी रखता है। प्रताप ने जो है जन जागरण करके मेवाड़ में नव जीवन को जो है संचारित किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने मुगलों के विरुद्ध चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। लेकिन चंद्रसेन जो है ऐसा नव जो मारवाड़ के अंदर है, वो अपना नव जीवन जो है संचारित नहीं कर सके, लोगों को जागृत नहीं कर सके, और ऐसा कोई काम करके वहाँ की जो जनता है उनको जो है मुगलों के जो खिलाफ नहीं कर सके, और ऐसी कोई उन्होंने कार्यक्रम नहीं किया। प्रताप ने जो है हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध के अंदर अकबर से जो डायरेक्ट टक्कर ली थी। लेकिन राव चंद्रसेन जो है हमेशा भागते ही रहते, कभी भी इन्होंने अकबर से सीधे युद्ध नहीं किया। एक क्या संबंध था। प्रताप के समय जो राष्ट्रवाद का स्तर था वो इतना अधिक था कि आम जनता भी मुगल संघर्ष में शामिल हुई, जबकि राव चंद्रसेन जो है जन समुदाय में इस तरह की जो भावनाओं को संचार करने के अंदर क्या रहते, विफल रहते। तो जो आम जनता है वो राव चंद्रसेन के साथ नहीं जुड़ पाई थी। इतनी असमानता होते हुए भी राव चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई मारवाड़ का प्रताप किससे कहा जाता है, तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। और क्यों कहा जाता है उसके कारण है कि भाई एक तो जो चंद्रसेन की भौगोलिक स्थिति थी, यानी मारवाड़ का राजा था, जोधपुर का था, तो इनके क्या थी, मरुस्थल था। और महाराणा प्रताप थे इधर मेवाड़ में थे, पहाड़ियां हैं अरावली की, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए पहाड़ियां उपयुक्त स्थान है, जबकि मरुस्थल में अंदर आप गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है वो एक तरह से उपयुक्त नहीं है। तो इनकी जो चंद्रसेन की जो भौगोलिक स्थिति है वो सही नहीं थी गुरिल्ला पद्धति के लिए। चंद्रसेन को जो है कोई भामाशाह नहीं मिला, जैसे उनको महाराणा प्रताप को जब भामाशाह मिल गया था, पैसे दे दिए थे सेना के लिए, इस तरह से जो है चंद्रसेन को कोई भामाशाह नहीं मिला।
जैसलमेर वालों को जो है इसने क्या कि भाई पैसा नहीं मिला तो इसने जैसलमेर वालों को तो पोखरण बेचा, मेवाड़ वालों को हीरा बेचा पैसों के लिए। तो इन परिस्थितियों के बावजूद भी चंद्रसेन जो है अकबर के खिलाफ लड़ा, इसलिए चंद्रसेन को जो है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये आरएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एग्जाम का आंसर है। और बाकी मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, ये प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंद्रसेन की जो उपाधियां हैं एग्जाम के अंदर उसके भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि भाई मारवाड़ का प्रताप, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। और ये इसको उपाधि किसने दी थी, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। प्रताप का अग्रगामी, ये भी हमने इसको डिस्कशन कर लिया कि भाई प्रताप का संघर्ष 1572 से स्टार्ट होता है। चंद्रसेन का जो संघर्ष है नागौर दरबार यानी 1570 से प्रारंभ होता है। एग्जाम में ये भी उपाधि पूछी हुई कि भाई मारवाड़ का जो है भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। क्योंकि चंद्रसेन एक तो एक जगह नहीं ठहरता, चंद्रसेन का जो है भाई राजा बना तो उसने इसके बारे में कहीं पे भी इतिहास के अंदर नहीं लिखवाया, इसलिए जो चंद्रसेन को है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। अब एग्जाम में देखते हैं कि भाई राव चंद्रसेन के समय लगा था नागौर दरबार, तो नागौर दरबार का क्या महत्व है। सबसे पहला क्वेश्चन कि नागौर दरबार हुआ कब था, 1570 ईस्वी के अंदर। नागौर दरबार में आया कौन, अकबर आया था। दूसरा क्वेश्चन, इसका जो घोषित उद्देश्य क्या था कि भाई अकाल राहत कार्य हेतु जो शुक्र तालाब बनवाना, क्वेश्चन। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, राजस्थान के जो राजाओं से जो है अधीनता स्वीकार करवाना। और इसकी अधीनता स्वीकार कर किसने किसने ली थी, जोधपुर से जो है उदय सिंह उन्होंने कर ली थी, बीकानेर का जो था कल्याणमल उसने कर ली थी, जैसलमेर के जो है हर्राज ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो मारवाड़ का प्रथम राजा हो गया राठौड़ वंश के उदय सिंह, जिसने की जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अब नागौर दरबार का महत्व क्या है कि अकबर क्या था, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था और एक अच्छा रणनीतिकार था। उसने अपने इस दरबार के जो माध्यम से कई राजाओं को बिना खून खराबे के मुगल अधीन बना लिया था, यानी ना तो कोई युद्ध लड़ा और जो है इसके राजा जो है इसके अधीन हो गए। दूसरा, मुगल सत्ता के प्रति राजपूत शासकों का स्पष्ट वर्गीकरण यहाँ से प्रारंभ हो गया था कि भाई कौन कौन से तो थे जो समर्थक राजपूत थे मुगलों के और कौन कौन थे जो विरोधी राजपूत थे। समर्थक में हमने देख लिया जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, जैसे उदय सिंह ने कर ली थी, कल्याणमल ने कर ली थी बीकानेर के, हर्राज जैसलमेर ने कर ली थी, सुरजन जो है बूंदी से कर ली थी, भारमेर जिन्होंने आमेर में पहले ही कर ली थी। और विरोधी राजपूत थे जैसे कि जो महाराणा प्रताप थे जिन्होंने आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, राव चंद्रसेन ने नहीं की थी, सिरोही का जो सुल्तान है उन्होंने नहीं की थी, दत्तानी का युद्ध पड़ा था हमने अकबर के साथ में, डूंगरपुर का जो आस्करण था उसने भी जो अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आस्करण का हमने देखा भी था कि भाई राव चंद्रसेन है उसको ये शरण भी देता है। इस दरबार के बाद जो मुगल अधीनता स्वीकार करने की एक क्या हो गई श्रृंखला प्रारंभ हो गई कि फिर कोई नहीं चाहता था युद्ध करना, सारे के सारे जो मुगल जो राजस्थान के राजा थे वो उन्होंने क्या कर ली थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसे कि मोटा राजा उदय सिंह ने तो कर ली थी, राय सिंह हो गया, क्योंकि अब वे राजा बनते हैं जो मुगल दरबार के अंदर रहते हैं। यानी इसके बाद में क्या हो गया, जो भी मुगल दरबार में जाके हाजिरी लगाएगा अकबर जो है उसको वहां का राजा बना देगा। इस दौरान जब साहब ने मुगलों की जब अधीनता स्वीकार कर ली तो ऑब्वियस सी बात है कोई युद्ध तो होना ही नहीं है। तो इस दौरान राजस्थान के जो अधिकांश भाग के अंदर जो है शांति एवं सुव्यवस्था हुई, जिससे राजस्थान के अंदर कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को जो है बढ़ावा मिला। जब ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास में लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए कुछ नहीं है तो वो फिर क्या करेंगे, अपना माइंड डाइवर्ट, अपना ध्यान अपनी शक्ति किस में लगाएंगे, कला और संस्कृति को गतिविधियों को जो है डेवलप करने के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि हमने बात की थी भी कल्याणमल जो कि बीकानेर का जिसने राजा था जिसने जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके क्या दो पुत्र थे, एक पुत्र तो था राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को तो जो है अकबर अपने साथ ले गया था अपने दरबार के अंदर, और इसने जो लिखी थी वेली किशन रुक्मणी री, बहुत पॉपुलर किताब है, एग्जाम में इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने कहा कि इसमें 10,000 हाथियों का बल है, घोड़ों का बल है। सारे जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे किसने इसको, कौन सा वेद का है कौन सा पुराण का है वो भी हम देखेंगे। तो जो इसका कल्याणमल का एक पुत्र था राय सिंह, तो राय सिंह को क्या करा था कि भाई बीकानेर का जब इसको राजा नहीं बनाया उससे पूर्व ही राय सिंह को 1572 के अंदर, नागौर दरबार हुआ था 1570 के अंदर हमने देखा था, और 1572 के अंदर जब ये इधर उधर भागादौड़ी कर रहा था जब राव चंद्रसेन, तो 1572 से 1574 के बीच में राय सिंह को पहले एक बार इन्होंने क्या अकबर ने बना दिया था, जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। जब चंद्रसेन जोधपुर से जो है वहां पे चला गया था, भादरा जून चला गया था, है ना, जोधपुर से जोधपुर नहीं चला गया, जोधपुर से भादरा जून चला गया था, तब इसको जो राय सिंह को जो है बीकानेर इसको जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया था।
1581 के अंदर जो है चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी और 1583 के अंदर जो उदय सिंह है यानी जो इसका बड़ा भाई था मोटा राजा उदय सिंह जिसको कहा जाता है उसको जो राजा बनाया था। तो 1581 से लेके 1583 के अंदर जो है इन 2 वर्षों के अंदर जो है इसको जो जोधपुर को है वो क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब होता है अब इसको कंट्रोलर कोई प्रशासक नहीं कर रहा है, इसको कंट्रोल जैसे कर रहा है डायरेक्टली मुगल शासक कर रहा है, यानी जो कि जैसे हमारे यूनियन टेरिटरी बना देते हैं जो कि डायरेक्टली भारत सरकार के कंट्रोल में होते हैं, उसी तरह से उस टाइम में यूनियन टेरिटरी को जो बोलते थे वो बोलते थे मुगल बोलते थे खालसा, जो कि डायरेक्टली जो है मुगल के कंट्रोल के अंदर होता था। अब एक बार हम इसका जो रिवीजन देख लेते हैं कि भाई मालदेव का तो हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर हमने देख ही लिया, एक बार बाद में देखेंगे इसका रिवीजन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा जो है मोटा राजा उदय सिंह, जो कि राजा कब बना था 1583 के अंदर और 1595 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा था। तो मोटा राजा उदय सिंह की जब भी बात आती है कि भाई उदय सिंह आपको क्यों याद रखना चाहिए, इसकी राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां मुख्य क्या है, तो एक कि भाई जो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जो मारवाड़ का ये क्या था प्रथम राजा पहला चीज, और दूसरा जब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जैसे भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी तो वहाँ पे जो है इनके जो है वैवाहिक रिश्ते प्रारंभ हो गए थे, वो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे भी जो है वैवाहिक रिश्ते जो मुगलों के साथ में प्रारंभ हो गए। और दूसरा उदय सिंह के समय जब उदय सिंह जोधपुर का राजा था तब मारवाड़ का हुआ था सेकंड शाखा। तो ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से आपको जो मोटा राजा उदय सिंह जो है याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मोटा राजा उदय सिंह कौन था, राव चंद्रसेन का क्या था, बड़ा भाई था। मुगल अधीनता जो है स्वीकार करने वाला मारवाड़ का क्या था, प्रथम राजा था, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसने अपनी पुत्री थी, इसकी पुत्री थी मानीबाई, उसका विवाह किसके साथ कर दिया था, जहांगीर के साथ में करवाए। तो मानीबाई का जो अन्य नाम था वो उसका जोधाबाई, जो जोधाबाई एग्जाम के अंदर हमारी हमारी कहानियों के अंदर जो अकबर की पत्नी थी उसको कहा जाता है, जो एक्चुअली वो नहीं थी। जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी मानीबाई, उसका अन्य नाम था वो था जोधाबाई और इसका एक्चुअल नाम था मानीबाई। और ये क्या थी, जोधपुर की राजकुमारी थी और इसको जो है उपाधि दी गई थी जगत गोसाई। और इससे जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो था खुसरो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। उस समय जब हमने देखा था कि भाई इसका मूल जो ये राव चंद्रसेन था इससे छोटा भाई था रायमल, और रायमल का एक जो बेटा था उसका नाम था कल्ला रायमलोत। तो रायमल का जो रायमल था उदय सिंह का भाई था, उसको सिवाना की जागीर दी थी उस समय। उसका पुत्र था कल्याण सिंह जो कि सिवाना का सामंत था और उसका घर का नाम क्या था, कल्ला रायमलोत। ये हमने देख लिया कि भाई कल्ला रायमलोत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे राजस्थान के मारवाड़ के इतिहास के अंदर। तो सबसे पहले ये देख लिया हमने कि कल्ला रायमलोत कौन था, सिवाना का सामंत कैसे बना था, क्योंकि इसके पिताजी को जो है चंद्रसेन ने सिवाना की जो जागीर रायमल को देती थी, और रायमल कौन था, उदय सिंह का भाई था। और जिस समय जोधपुर का राजा कौन था, उदय सिंह था। तो हुआ क्या कि भाई 1569 के अंदर जो है सुरजन जो कि बूंदी का शासक था, उसने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हमने देखा था 1570 के अंदर नागौर दरबार हुआ था। नागौर दरबार के बाद में जो लगभग जो है राजस्थान के जो राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने लग गए थे। तो अकबर ने जो है जहांगीर का जो, और अकबर के पास में सबसे बढ़िया होता था रिश्ता कि भाई जिससे भी इस तरह के अधीनता स्वीकार करने उनसे फिर वो क्या करता था, वैवाहिक रिश्ते प्रारंभ कर लेता ताकि कि उनके बीच में कोई युद्ध न होए। तो अकबर जो है वो चाहता था कि उसका बेटा था जहांगीर, कि भाई जो जहांगीर का विवाह है वो सुरजन की पुत्री के साथ में करना चाहता था। लेकिन सुरजन ने उसको जो अपनी पुत्री का विवाह जो है मुगलों को नहीं देना चाहता था, जहांगीर के साथ में विवाह नहीं करना चाहता था। तो उसकी पुत्री का नाम था भानकंवर। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि इसने ये जौहर करती है। तो इसने अपनी पुत्री थी भानकंवर, उसके जो विवाह है उसकी जो सगाई कर देता है, ये कल्ला रायमल, विवाह तो होता ही नहीं है, इसका जो सगाई है वो कल्ला रायमलोत से कर दिया इसने। यानी एक्चुअली अकबर तो चाहता था कि भाई जो इसका जो विवाह है वो जहांगीर के साथ हो भानकंवर का, लेकिन जो सुरजन ने अपनी पुत्री भानकंवर का जो सगाई किससे कर दी, कल्ला रायमलोत से कर दी। तो फिर अकबर ने सोचा चलो भाई ठीक है, इससे नहीं हुआ तो अकबर चाहता था कि भाई जो कल्ला रायमलोत है उसकी बहन से जो है जहांगीर की शादी हो जाए। तो अकबर ने क्या करा कि भाई कल्ला रायमलोत को तो क्या बना दिया, नायब सूबेदार बना दिया और उसको भेज दिया
लाहौर भेज दिया। और कल्ला रायमुलत ने लेकिन क्या करा कि भाई वहाँ का जो सूबेदार है उसको मारकर वापस सिवाना आ गया। अब अकबर जो है जहांगीर का विवाह कल्ला रायमुलत की बहन के साथ में करवाना चाहता था कि भाई मैं जिससे शादी करवाना चाहता हूँ उससे सगाई तूने कर ली, तो अब तेरी बहन की जो शादी है वो जहांगीर से होगी। तो लेकिन कल्ला भी, अब कोई भी अपनी बहन की या जो भी परिवार की शादी मुगलों से नहीं करना चाहता, तो कल्ला रायमुलत भी जो है ये नहीं चाहता था, इससे खुश नहीं था कि भाई जो उसकी बहन की शादी है वो मुगलों के साथ हो। लेकिन कब कल्ला था वो क्या था, इंटेलिजेंट आदमी था। तो कल्ला ने एक बार तो कह दिया ठीक है साहब, ओके, बड़े राजा जी हैं उनके सामने तो स्वीकार करना ही पड़ता है। तो कल्ला ने क्या कर लिया कि भाई इसके लिए अकबर से धन लिया कि भाई शादी करनी पड़ेगी तो वहाँ के जो महल है उनको सजाना पड़ेगा, उनका रिनोवेशन करवाना पड़ेगा। तो कल्ला ने अकबर से इसके लिए क्या कर लिया, धन ले लिया, और जो सिवाना किला था उसका क्या कर दवा दिया, रिनोवेशन करवा दिया, कि ताकि अगर भविष्य में युद्ध हो तो पहले ये किला तो सही हो। दिमाग में तो उसके यही था कि शादी तो करवानी नहीं है, लेकिन ऐसे पैसा मिलेगा नहीं, और इसके नाम से पैसा मिल रहा है तो पैसा ले लो। अब जब जहांगीर आया कि भाई शादी करने के, भाई चलो अब किले का रिनोवेशन हो गया, कल्ला रायमुलत माना हुआ है, तो भाई आगे शादी की तैयारियां चल रही है। तो जब जहांगीर शादी के लिए सिवाना आया तो कल्ला रायमुलत ने उसको क्या करा, अपमानित करा, और अपमानित करके वापस भगा दिया। तो अकबर फिर इससे हो गया, नाराज हो गया कि यार मेरे बेटे को भी शादी करने की बात हुई थी और नाराज करके आपने उसको भगा दिया, आपने जो मना कर दिया। तो नाराज होकर उसने कहा कि भाई मोटा राजा जो उदय सिंह था कि भाई जो आप है वो सिवाना पर जो है आक्रमण करो। तो मोटा राजा उदय सिंह ने जो है अपने भाई के पुत्र पे ही जो सिवाना पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो फिर 1599 ईस्वी के अंदर कल्ला रायमुलत वर्सेज अकबर, और अकबर की ओर से राजा लड़ने आया था, वो आया था इसके चाचा जी यानी ताऊ जी, एक तरह से बड़े ताऊ जी, मोटा राजा उदय सिंह। और इस समय हुआ मारवाड़ का दूसरा साका। प्रथम साका हमने देखा था जालोर का, जब सिवाना का हुआ था, वो जब हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था तब। तो फिर ये हुआ सेकंड साका सिवाना का, जिसके अंदर जौहर तो किया था भान कंवर ने, जिसके साथ सगाई हुई थी कल्ला रायमुलत की, तो ये थी अविवाहित, इसकी क्या हुई थी, ओनली सगाई हुई थी। और ये किसकी थी, बूंदी के सुरजन की पुत्री थी। और केसरिया किसने किया था, कल्ला रायमुलत ने। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा हुआ है कि भाई अविवाहित या जो भी जिसकी सगाई हुई और उस जो है राजकुमारी ने जो है जौहर किया हो, तो वो कौन है, वो थी भान कंवर। और क्यों किया था ये हमने जो है इसके अंदर देख लिया। तो फिर जो बीकानेर का जो पृथ्वीराज राठौड़, जिसको कि अकबर अपने दरबार के अंदर ले गया था, अपना दरबारी बना लिया था, उसने जो कल्ला के जीते जी उसके जो लिखे थे मर्सिया लिखे थे, जो कि वीर की वीरता के अंदर दोहे लिखे जाते हैं, उनको क्या बोल दिया, मर्सिया बोलते, जो कि मरने के बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन इसने इसके जीते जी लिख दिए थे। तो ये था हमारा मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में राजा बना था गज सिंह। तो गज सिंह को भी हम पढ़ लेते हैं कि अब ये बात आती है कि भाई गज सिंह को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो गज सिंह से एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है। तो गज सिंह से एक तो इसकी गज सिंह की क्या एक उपाधि थी, बहुत फेमस थी, जिसको दल थम्बन इसकी उपाधि थी, कि जो कि जहांगीर ने दी थी। तो एक तो इसके जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इसकी उपाधि से बन जाता है। और दूसरा इसकी दासी थी अनारा बेगम, उसने जो गड़बड़ की थी उसकी वजह से क्या परिवर्तन हुआ था, क्यों ये अनारा बेगम इतनी फेमस है, उसके बारे में वो पता होना चाहिए। और तीसरा इसके समय एक राजा था, इसका बेटा था अमर सिंह राठौड़, जिसको कि कटार का धनी कहा जाता है। तो एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अमर सिंह राठौड़ से बन जाता है, और मतीरेरी राड़ जो हुई थी वो इसी के समय हुई थी। तो इस वजह से जो हमें गज सिंह को जो है हमें पढ़ना चाहिए। तो जो गज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक, टाइम पीरियड नॉट इम्पोर्टेंट। इसके दो पुत्र थे, एक तो पुत्र था अमर सिंह जो कि बड़ा पुत्र था, दूसरा था जसवंत सिंह जो कि छोटा पुत्र था। हमने देखा था पिछले में कि जब मालदेव राजा बना था तो मालदेव ने भी अपने बड़े बेटे को राजा ना बना के, और उसने क्या कर दिया, तीसरे नंबर का बेटा था रावचंद्र सेन, उसको राजा बना दिया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। इसकी एक दासी थी, दासी का नाम था अनारा बेगम। वो क्या थी, गज सिंह की प्रिय दासी थी। और उसके कहने पे गज सिंह ने जो अमर सिंह है इसको तो राजा नहीं बना के, जो छोटा था जसवंत सिंह इसको क्या कर दिया, राजा बना दिया था। और इस समय इन्होंने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ही रखी थी। राजा उदय सिंह जो है उनके कहने से सिवाना के अंदर लड़ने भी गया था। गज सिंह भी जो उनका प्रिय आदमी था, जो इसको जो है दल थम्बन की जो उपाधि दी थी जहांगीर ने दी थी। दल थम्बन का मतलब होता है सेना को रोकने वाला। तो जब अनारा बेगम के कहने पे जो है जसवंत सिंह को जो है जोधपुर का राजा बना दिया गया, और अमर सिंह राठौड़ को जो कहाँ पे भेज दिया, नागौर भेज दिया गया। लेकिन अमर सिंह जो है फिर भी जो खुशी खुशी जो है वो वहाँ पे चला गया, नागौर चला गया।
अब इसके जो गज सिंह राठौड़ के जो दरबारी विद्वान थे उनमें से एक फेमस था केशवदास गार्डन, और एग्जाम में इसकी जो है किताबों के बारे में पूछा गया है, इसकी रचनाओं के बारे में। और दूसरा था हेम कवि। तो आपको वैसे नाम दोनों के पता होने चाहिए, किताबें जो है इसकी पता होनी चाहिए। तो जो केशवदास गार्डन है उसकी रचनाएं थी, एक थी गजगुण रूपक, एक था अमर सिंह जीरा दुआ, और एक था विवेक वार्ता। ये दोनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं गजगुण रूपक के बारे में और अमर सिंह जीरा दुहा के बारे में, इसलिए अमर सिंह जो फेमस ज्यादा है। हेम कवि जो है गुण भाषा चरित्र, इन्होंने इसकी रचना की थी। अब हम बात करते हैं कि भाई अमर सिंह राठौड़ की, क्योंकि उसके बाद में जसवंत सिंह राजा बनता है, तो जसवंत सिंह के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अमर सिंह तो राजा बना नहीं, उसको तो नागौर की जागीर दे दी थी। तो अमर सिंह तो फेमस हुआ, इसके बारे में हम जो डिस्कशन करते हैं। अमर सिंह राठौड़ को जो है नागौर की रियासत सौंप दी थी राजा ने 1644 के अंदर। 1644 के अंदर अमर सिंह राठौड़ के ने राड़ वो हुई थी, इसके समय हुई थी एक मतीरेरी राड़। तो उसमें हुआ क्या कि भाई जो मतीरे की बेल थी वो तो थी एक गांव के अंदर, और मतीरा चला गया दूसरे गांव के अंदर। तो जो बीकानेर और एक तरफ आ गई नागौर की सीमा। तो बीकानेर का तो था सीलवा गांव बॉर्डर पे, और वहां का बीकानेर का उस समय राजा था कर्ण सिंह। और नागौर की जो जागीर थी वो थी अमर सिंह के पास में। नागौर का जो गांव था वो था झाकड़िया गांव। इन दोनों के बीच में इस मतीरे को लेके क्या हो गई, लड़ाई हो गई। दोनों के अंदर दोनों के जो पक्षों के राजा भी शामिल हो गए, लेकिन इसके अंदर जो विजयी रहा था वो हुआ था राजा अमर सिंह। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई हारेगा वो खुश तो होगा नहीं, वो नाराज ही होगा। तो कर्ण सिंह जो है वो क्या किया, हार गया। और हार कर उस समय था मुगल शासक था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जो एक साला था सलावत खान, तो उस समय जो शाहजहाँ का जो साला था सलामत खान, जिसको कि मीर बख्शी की टाइटल थी, और उसको अमर सिंह के इसने क्या कर दिया, विरुद्ध कर दिया। यानी जो बीकानेर का कर्ण सिंह था, उसने शाहजहाँ का जो साला था सलामत खान, जिसको कि मीर बख्शी उसका टाइटल था, यानी एक तरह से मीर बख्शी डिफेंस मिनिस्टर था, उसको अमर सिंह के क्या कर दिया, खिलाफ कर दिया। तो सलावत खान ने जो है शाहजहाँ को अमर सिंह के खिलाफ कर दिया। भाई सलावत खान उसका साला था, तो सलावत खान ने जो है शाहजहाँ को, मुगल शासक जो था शाहजहाँ, उसको उसके खिलाफ भड़काया, और शाहजहाँ को जो है अमर सिंह के जो खिलाफ कर दिया। तो अमर सिंह के क्या, आगरा के दरबार के अंदर जब ये सब बैठे थे, तो आगरा के दरबार के अंदर सलावत खां को जो कटार से मार दिया। और शाहजहाँ को भी मारने की चेष्टा की थी, इसने कटार फेंकी, लेकिन वो कटार कहाँ लग गई, पिल्लर के अंदर लग गई, और शाहजहाँ उसके अंदर बच गया। और वहां से जो है एक बादल नाम का इसके पास में घोड़ा था, अमर सिंह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है घोड़े का नाम, कि बादल नाम के घोड़े को जो है किले से कूदा कर वापस ये क्या गया, नागौर आ गया। यानी अमर सिंह राठौड़ ने क्या करा कि भी जो कर्ण सिंह के कहने से सलावत खान ने शाहजहाँ को अमर सिंह के खिलाफ भड़काया, तो अमर सिंह ने जो है सलावत खान को जो कटार से मार दिया, और शाहजहाँ को मारना चाहता था वो, लेकिन वो बच गया। अब वहां से मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात, उसको पकड़ने के लिए प्रयास किया होगा शाहजहाँ के दरबारियों ने। तो वहां से जो है बादल नाम के घोड़े से कूद कर वो वापस नागौर आ गया। तो फिर अमर सिंह ने सीधा जो कटार से सलावत खां को मारा था, निशाना इसका अचूक था, इसलिए जो है अमर सिंह को जो क्या कहा जाता है, कटार का धनी कहा जाता है, यानी मास्टर ऑफ डेगर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर शाहजहाँ ने जो है कि अमर सिंह को रखा कि भाई अब इसने मेरे साले को मार दिया, साला यानी पत्नी का भाई। तो शाहजहाँ ने जो है फिर अमर सिंह के ऊपर इनाम रखा कि भाई जो भी इसका सर लेके आएगा, इसको मारेगा, उसको क्या है, इनाम दिया जाएगा। तो शाहजहाँ के इसने साले को मरवाया, तो शाहजहाँ का जो इसका अमर सिंह का साला था उसका नाम था अमर सिंह गौड। ये क्या था, अमर सिंह का साला था। ये धोखे से फिर जो है अमर सिंह को मार देता है। और फिर आगरा किले के अंदर जिस दरवाजे से ये आया था, उसका दरवाजे का नाम था बुखारा दरवाजा, और उसका नाम बदल के बाद में जो है अमर सिंह दरवाजा कर दिया गया। शाहजहाँ तो इसको क्या करवा देता, बंद करवा देता है, लेकिन 1809 के अंदर जो जॉर्ज स्टील था वो इस दरवाजे को वापस खुलवाता है। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो भाई बुखारा दरवाजा किससे संबंधित है, तो वह अमर सिंह राठौड़ से संबंधित है। उस समय मुगल शहंशाह कौन था, शाहजहाँ था। इसके साले का नाम रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और कटार का धनी किसको कहा जाता है, अमर सिंह को कहा जाता है। और नागौर के अंदर जो 16 पिल्लर की एक छतरी बनी हुई है, जिसको कि अमर सिंह के नाम से छतरी बनी हुई है। तो एक बार इसका वापस रिवाइज कर लेते हैं कि भाई मोटा राजा उदय सिंह क्या था, प्रथम राजा था जिसने मुगलों से संधि की थी। मानीबाई थी इसकी पुत्री, जिसको कि जगत जोगतसाई का टाइटल था, जहांगीर से उसने विवाह किया, जो कि बाद में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध थी। कल्ला रायमुलोत इसके भाई का बेटा था, रायमुल का पुत्र था, सिवाना का सामंत था, सिवाने का दूसरा साका इसके टाइम हुआ था। पृथ्वीराज राठौड़ ने इसके जो है मरने पे जीते जी मर्सिये लिखे थे। 1 मिनट।
इसके बाद जो है गज सिंह शासक बना था। गज सिंह के दो बेटे थे, अमर सिंह था, एक था जसवंत सिंह। अमर सिंह बड़ा बेटा था, जसवंत सिंह छोटा बेटा था। दासी थी अनारा बेगम, उसके कहने पर जो जसवंत सिंह को जो राजा बना दिया गया और अमर सिंह को जो है नागौर की रियासत दे दी। नागौर के अंदर उस समय बीकानेर के अंदर राजा था कर्ण सिंह, जिसके साथ नागौर और बीकानेर के अंदर हुई थी मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ के अंदर विजयी हुआ था नागौर। कर्ण सिंह ने जो है सलावत खां को जो है, जो कि मीर बख्शी था, शाहजहाँ का साला था, उसको भड़का दिया। शाहजहाँ को भड़का दिया तो अमर सिंह ने जो है इसको सलावत खां को मार दिया आगरा के अंदर, और वहाँ से भाग के नागौर आ गया। फिर इसको नागौर आ गया तो इसको अर्जुन सिंह गौड़, जो कि अमर सिंह का साला था, उसने जो है धोखे से मार दिया। और जिस दरवाजे से आया था उसका नाम था बुखारा दरवाजा, और इसको उपाधि दी गई कटार का धनी। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही। अब जो नेक्स्ट शासक है जसवंत सिंह, उससे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।